Hello, this is Rupali Tiwari and you are watching my YouTube channel Vita Education. Today we are learning the last lesson in English Flamingo. तो सबसे फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन. ऑथर है अल्फोंसे डाउडेट. वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. जो अल्फोंसे डाउडेट है वो फ्रेंच के नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे ऑफ द फ्रांको-प्रूशियन वॉर इन विच फ्रांस was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consists of what now are the nations of Germany, Poland, and part of Australia. In this story, the France district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. अल्फोंसे डाउडेट ने ये जो लेसन है द लास्ट लेसन, ये किसके लिए सेट किया गया है? फ्रांस और प्रूशियन की जो वॉर हुई थी उसमें फ्रांस को डिफीट हुआ था, मतलब फ्रांस हार गया था, जिसके कारण वहाँ के लोगों के बीच जो वॉर हुआ था उसके ऊपर आधारित है. फ्रांस प्रूशिया से हार गया था, लेकिन जो प्रूशिया था वो प्रेजेंट में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के हिस्सों के साथ बना हुआ था. इस कहानी में फ्रांस डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? अल्सेक्स एंड लॉरेन. दोनों के दोनों प्रूशियन के हाथ में चले गए थे. अब उसका क्या हुआ, उसी स्टोरी के बारे में इस लेसन में अल्फोंसे डाउडेट ने लिखा है. तो स्टोरी है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Hamel had said that he would question us on participles. I started for school very late that morning. मैं उस सुबह बहुत ही लेट हो चुका था स्कूल के लिए, और मुझे बहुत ही ड्रेड मतलब डर था. किसका? स्कोल्डिंग मतलब डांटने, स्कूल डांट का. स्पेशली बिकॉज हेमल, किसकी डांट का? हेमल की डांट का. वो आज कुछ पार्टिसिपल्स के क्वेश्चंस पूछने वाली थी. एंड आई डिड नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मुझे इसके बारे में फर्स्ट वर्ड भी पता नहीं था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर. एक मोमेंट के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं आज स्कूल नहीं जाता या भाग जाता हूँ और कहीं और स्पेंड करता हूँ अपना डे. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड वॉज chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were training. It was so warm. आज कैसा था? बहुत ही गर्मी भरा दिन था और बहुत ही ब्राइट भी था. वहाँ की जो पक्षी थे, बर्ड्स थे, वो चहचहा रहे थे. एंड सॉमिल मतलब वहाँ की जो कंपनी है, वहाँ के जो सोल्जर्स हैं. सॉमिल मतलब कंपनी के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैट द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स. यह सब मुझे पार्टिसिपल्स के अकॉर्डिंग पार्टिसिपल्स की तुलना में सबसे ज़्यादा आकर्षक लग रहे थे. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हर्ड ऑफ द स्कूल. पर मैंने अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ को रेजिस्ट किया और स्कूल की तरफ और जल्दी भागा. स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट मतलब अपनी स्ट्रेंथ, प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ाई, या अपने मुझ में प्रतिरोध की क्षमता है, मैं जा सकता. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन के हॉल से गुजर ही रहा था, तभी वहाँ के बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी. For the last 2 years, all our bad news had come from there.
the lost battles, the draft, the order of the commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? यहाँ पिछले 2 साल के सारे समाचार, जैसे हारे हुए युद्ध, सेना में सिपाहियों की भर्ती और आदि जो आदेश हुआ था, वो वहाँ रहते थे उस नोटिस वहाँ। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैं वहाँ बिना रोके सोचा, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, कि यहाँ क्या मैटर हो सकता है, कि यहाँ क्या मामला है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith walked up, who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." क्या लिखा है? Then I hurried by as fast as I could go. मैं जितना तेज हो सकता था उतना तेज दौड़ा। The blacksmith walked. जो blacksmith walked थे, blacksmith मतलब लोहार, वो जो walked थे, who was there, वो वहाँ पर थे, वो बुलेटिन बोर्ड में जो नोटिस लगा हुआ था उसे रीड कर रहे थे और उन्होंने मुझे कहा, डोंट गो सो फास्ट, तुम इतने तेज मत जाओ। बब मतलब होता है लड़का, फ्रांस में बोलते हैं। यू विल गेट टू यूर स्कूल इन अ प्लांटी ऑफ टाइम, तुम अपना स्कूल समय पर पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लग रहा था कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम Hamel's little garden all out of breath, और मैं एम हेमल के लिटिल गार्डन में पहुंच गया, हाँफता हुआ जा पहुंचा। Usually, when school began, there was a great bustle. Usually, जब स्कूल चालू होता है, वहाँ बहुत शोर शराबा होता है, which could be heard out in the street, the opening and closing of desks. यहाँ डेस्क के खुलने और बंद होने का आवाज़ आता है। लेसन रिपीट इन यूनिसन, यहाँ एक ही स्वर में लेसन के रिपीट होने की वॉइस आती है। वेरी लाउड होता है, वेरी लाउड मतलब बहुत हल्ला। विथ अवर हैंड ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, and the teacher great ruler rapping on the table, but now it was all so still. समझ सके और अध्यापक का डरावना मेज खटखटाता हुआ उनकी रूलर से, रूलर मतलब उनके डंडे से। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. मैं जल्द से जल्द अपने डेस्क में पहुंचना चाहता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, बट ऑफ कोर्स उस दिन बहुत ही शांति थी जैसे संडे की मॉर्निंग को हुआ करती है। सो द विंडो आई शो माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जब मैं विंडो में देखा तो मुझे मेरे क्लासमेट्स दिखे और वो अपने प्लेस पे ऑलरेडी बैठे हुए थे। And M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm, और M. Hamel walking and M. Hamel डंडा लिए, आयरन का डंडा लिए इधर उधर चल रही थी। I had to open the door and go in before everybody, मैं डोर को ओपन करना चाहता था और सभी के जाने से पहले मैं वहाँ पहुँचना चाहता था। You can imagine how I blushed and how frightened I was. आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly. But ऐसा कुछ नहीं हुआ। M. Hamel saw me, उन्होंने मुझे देखा और मुझे बहुत ही प्यार से कहा,
गो टू यूर प्लेस क्विकली, अपने प्लेस में जल्दी जाओ। लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही ये स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं जल्द से जल्द अपने बेंच में गया और जाके बैठ गया। नॉट टिल देन, when I had got a little over my pride, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize day. जो एम हेमल मैम थी वो बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट एंड शर्ट पहने हुए थी और उन्होंने एक ब्लैक सिल्क कैप लगाई थी जिसमें सभी प्रकार की एम्ब्रॉयडरी की गई थी। वो इस टाइप की ड्रेस इंस्पेक्शन के अलावा नहीं पहन के आती थी एंड प्राइज सेरेमनी डे के दिन भी वो पहन के आती थी। इस टाइप के ड्रेस आते थे। Beside the whole school seemed so strange and solemn. पूरा का पूरा स्कूल थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। पूरा का पूरा स्कूल गंभीर और अजीब प्रतीत हो रहा था। But the thing that surprised me most was to see, पर मुझे एक बात बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज की और वो थी on the back benches that were always empty. हमारी जो बैक बेंच थी वो हमेशा empty मतलब खाली रहती थी। The village people sitting quietly like ourselves. वहाँ विलेज के कुछ पीपल बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर with his 3 concerned hat, the former mayor and the former postmaster and several other besides. वहाँ कुछ पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और कुछ लोग बैठे हुए थे। Everybody looked sad and Hauser had brought an old premier thumb at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. सभी के सभी सैड लग रहे थे। वहाँ हॉजर ने एक पुरानी बुक पकड़ी हुई थी जिसे वो अपनी नीज पे खोले हुए थे। नीज मतलब घुटनों पे खोले हुए था और स्पेक्टिकल देख रहा था। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." While I wondering about it all, इसके बाद M. Hamel अपने चेयर में बैठे और इन द सेम ग्रेव और जेंटल टोन, वो अपनी जेंटल टोन अपनी गंभीर स्वर में उन्होंने कहा कि माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शॉल गिव यू। ये जो आज मैं तुम्हें लेसन देने वाला हूँ वो मेरा लास्ट लेसन होगा जो मैं तुम्हें दूंगा। आई ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड नॉरेन। यहाँ ऑर्डर आया है बर्लिन से कि अल्सेक और लॉरेन में सिर्फ जर्मन ही टीच किया जाएगा, जर्मन की ही पढ़ाई की जाएगी। द न्यू मास्टर कम टुमारो, आपके न्यू मास्टर कल से आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। वॉट अ थंडर कैप दिस वर्ड टू मी, ये जो वर्ड था वो मेरे लिए थंडर कैप के समान, थंडर कैप मतलब बिजली की कड़कड़ाहट के समान था। ऑन द रच गई थे। माई लास्ट ट्रांसलेशन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। मेरा लास्ट ट्रांसलेशन, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे इसे लिखना जानना है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं आगे नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं आगे कुछ और सीख नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, और मेरा यही स्टॉप हो जाएगा। देन ओ
हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। मुझे कितना बुरा लग रहा है कि मैंने अपना लेसन पढ़ा नहीं। फॉर सीकिंग बर्ड एग्स और गोइंग स्लाइडिंग और द सार माई बुक्स दे हैड सीम्ड सच अ nonsense a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saint were old friends now that I could not give up. इतना दुखी था कि मैं ये पाठ आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं पक्षियों के अंडे तलाशता रहता था और सार पर फिसलने के लिए चला जाता था। मेरी पुस्तकें जो कुछ समय पूर्व मेरे लिए बोझ थी या मेरे लिए मुसीबत लगती थी, उसे उठाकर चलने में मुझे बहुत ही भारी फील होता था। मेरी व्याकरण की बुक मतलब ग्रामर की बुक और संतों के इतिहास मेरी पुस्तक अब मेरी पुरानी मित्र लग रही है। एंड एम हेमल टू और आई कुड नॉट गिव अप, मैं गिव अप नहीं करूँगा। और एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे एंड आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी हिज वॉज। ना क्रैंकी था मतलब सनकी था। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर of his last lesson that he had put on its fine Sunday cloth. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was before they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was their woman. मतलब बेचारा आदमी इस आखिरी पाठ के सम्मान में ही उसने रविवार के अच्छे कपड़े पहने हैं। इसी लास्ट लेसन को पढ़ाने के लिए उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हैं। और अब मुझे ये समझ आया कि गांव के कुछ लोग कमरे के पीछे की ओर क्यों बैठे हुए हैं, इसलिए वे भी सभी दुखी हैं। यह उन लोगों का हमारे अध्यापक को उसकी 40 वर्ष की पढ़ाई, 40 वर्ष की सेवा, हमारा देश अब उनका नहीं रह गया। While I was thinking of all this, I heard my name called. मैं यही सब सोच रहा था कि तभी I heard my name called. मैंने अपना नाम सुना। It was my turn to recite. मेरा टर्न था आगे पढ़ने का। What could I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle also very loud and clear. मैं पार्टिसिपल के इस नियम को शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छी आवाज़ में बिना किसी गलती के सुनाना चाहता था। But I got mixed up on the first word and stood there. पर मैं शुरू में ही फंस गया, मैं शुरू में ही गलती कर दिया। Holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. मेरा जो हार्ट बीट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और मैं थोड़ा डरने भी लगा। I heard एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम और बैड फील मत करो। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेट टू अवर सेल्फ, हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेट टू अवर सेल्फ, हम अपने आप से रोज़ कहते हैं आई हैव प्लांटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम कल पढ़ लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और जब वो दिन आता है, ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेक, ये बहुत ही बड़ा ट्रबल है एल्सेक के लिए। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि हम अपनी पढ़ाई कल के ऊपर छोड़ देते हैं। नाउ
These fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen? And yet you can neither speak nor write your own language. अब हम कैसे अपने राइट को पाएंगे, हम अपने कैसे अधिकार को पाएंगे? हम फ्रेंचमैन हो के भी हम ये नहीं बोल सकते कि हम फ्रेंचमैन हैं। हम अपनी लैंग्वेज तक को हम नहीं पढ़ सकते। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विथ। लेकिन तुम खराब नहीं हो, तुम बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंच, छोटे से फ्रेंच। हम सबके पास स्वयं को रीअप्रोच मतलब धिक्कारने के अलावा भी बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ों से डील करना है। Your parents were not anxious enough to have you learn. तुम्हारे माता पिता नहीं चाहते कि तुम पढ़ो और लिखो। They prefer to put you to work on a farm at the mills. वे चाहते हैं कि तुम मिल्स में काम करो, so to have a little more money, ताकि तुम थोड़े से और पैसे कमा सको। And I have been to blame also. मैं भी इसमें ब्लेम का हिस्सेदार हूँ। Have I not often stand you to water my flowers instead of learning your lessons? मैं भी दोषी हूँ कि मैंने तुम्हें अपने फूलों के पौधों को पानी देने प्रायः नहीं भेजा, सिर्फ लेसन को याद कराने के। And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और मैं फिशिंग करने जाने के लिए हॉलीडे छुट्टी पर जाना नहीं चाहा। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. फिर एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में कहा कि ये दुनिया का सबसे सुंदर लैंग्वेज है, जब दुनिया का सबसे सुंदर भाषा है। The clear is the most logical that we must guard it among us and never forget it. इसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे हम किसी भी राष्ट्र के गुलाम क्यों ना हो। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened the grammar and read our lesson. I was amazed to see how well I understood it. जब मैं अपने ग्रामर के बुक को पढ़ रहा था तो मैं बहुत ही आश्चर्य हो गया था कि कितने अच्छे से मैं समझ रहा हूँ। All he said seemed so easy, और वो मुझे बहुत ही ईजी और बहुत ही ईजी लग रहा था। I think too that मैंने ये सोचा कि I had never listened so carefully. मैं कभी भी इतने केयरफुली या इतने ध्यान से कभी नहीं सुना। And that he had never explained everything with so much patience. और उन्होंने भी कभी भी इतने पेशेंस के साथ, इतने आराम से, इतने शांति के साथ कभी भी नहीं पढ़ाया। It seemed almost as if the poor man was to give us all he knew before going away. वो आदमी हमें जाने से पहले वो सब देना चाहता है जो वो दे सकता है। And to put it all into our head in a stroke. वो एक ही बार में हमारे दिमाग में सभी की सभी चीज़ें डालना चाहता है। After the grammar, we had a lesson in writing. ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का लेसन था। M. Hamel had new copies of us. M. Hamel ने हमारे लिए कुछ न्यू कॉपी लाई, written in a beautiful round hand French. उन्होंने अपने फ्रांच लेटर, अपने सुंदर ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखा फ्रांच आल्सिक। They look like little flag floating everywhere in the school room hung from the road at the top of our desk. वे छोटे छोटे झंडों के समान दिखाई दे रहे थे जो हमारे स्कूल के सर्वत्र ऊपर लहरा रहे हैं।
You ought to have seen how everyone set to work. सभी अपने काम में लगे हुए थे. And how quiet it was. उस दिन बहुत ही शांति थी. कैसे बहुत शांति थी. The only sound was the scratching of the pens over the papers. सिर्फ साउंड आ रहा था तो वो था पेन के स्केचिंग का जो हम पेपर पे लिख रहे थे. One some battles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest ones who worked right on pressing their fish hooks. As if that was French too. On the roof of the pigeons court very low. And I thought to myself, will they make them sing in German even the pigeons? कुछ भौरे अंदर आ गए थे, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया. सबसे छोटे बच्चे ने भी नहीं, जो मछली पकड़ने के कांटों के चित्र खींचने में लगे हुए थे, जैसे इन चित्रों को खींचना भी फ्रांस भाषा हो. छत पर कबूतर भी, पिजन्स कबूतर भी धीरे धीरे स्वर में ये कह रहे थे कि क्या वे कबूतर को भी जर्मन भाषा में गाने को बाध्य करेंगे. मैंने ये सोचा कि क्या कबूतर को भी वे जर्मन भाषा में गाने को बाध्य करेंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw Anne Hamel sitting motionless in the chair and gazing first at one thing then another. She is as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. Francie, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of them. जब भी मैंने लिखते हुए ऊपर की ओर देखा, मैंने एम होमल को बिना हिले डुले उसी कुर्सी पर बैठे हुए देखा. कैसे देखती थी, जरा सोचो. 40 वर्षों से उन्होंने वहीं पे काम किया. उन्होंने वहाँ एक बगीचा लगाया. उनके समक्ष उनकी कक्षा थी. वो वहाँ इतने सालों से काम कर रहे थे. तो वो अपने क्लास को और अपने क्लास को Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन उनमें इतना साहस था कि वो अपने पाठ को अंत तक सुना सकते थे. After the writing, he had a lesson in history, and then the babies chanted their "Pa baby bo boo." Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remember it, that last lesson. लेखक के बाद हमारा इतिहास का पाठ हुआ और फिर बच्चों ने स्वर में अपना बा बे बी बू बोला. कमरे के पीछे हिस्से में बूढ़े हौसर ने अपना चश्मा लगा लिया था और अपनी पुस्तक को दोनों हाथों से पकड़े हुए था. बच्चों के साथ अक्षरों को बोल रहा था और वो रो भी रहा था. उन्होंने भावुकता के कारण उनकी आवाज़ काँप रही थी. मुझे बहुत फनी लग रहा था, बहुत मज़ेदार लग रहा था. हम सब हंसना और रोना चाह रहे थे. मुझे कितनी अच्छी प्रकार याद है कि वो लास्ट लेसन. All at once the church clock struck 12. Then the Angelus. At the same moment, the tramples of the Prussians returning from drill sounded under our windows. Anne Hamel stood up very pale in his chair.
आई नेवर शॉ हिम लुक सो टॉल। मेरे इसी समय प्रूशियन के सिपाही ड्रिल करने के बाद वापस लौट रहे थे। एम हेमल अपनी कुर्सी से खड़े हुए और वो बहुत ही उदास थे। मैंने उन्हें इतना उदास कभी भी नहीं देखा था। माई फ्रेंड सैड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्त। आई बट समथिंग कुड चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। वो कुछ कहना चाह रहे थे बट वो वहीं रुक गए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ गए। took a piece of chalk का एक पीस लिया and bearing on with all his might he wrote as very large as he could, और उन्होंने बोर्ड पे बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे। विवाले फ्रांच, विवाले फ्रांच मतलब फ्रांस जिंदाबाद। Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. और वे बिना एक शब्द भी बोले अपने हाथों से इशारा किए और उन्होंने कहा कि स्कूल इज डिसमिस्ड, कि तुम लोग जा सकते हो। अब यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल इन स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज टू देम। व्हाट शोज यू दिस? व्हाई डज दिस हैपन? इस स्टोरी में पीपल को अचानक से ऐसा क्यों रियलाइज हुआ कि उनकी जो लैंग्वेज है वो उनके लिए बहुत ही कीमती है। व्हाट शूड यू दिस? व्हाट शोज यू दिस? ये आपको क्या दिखाता है? व्हाई डज दिस हैपन? और ये ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए भी आंसर है। इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं कि बर्लिन के जो आदेश आए थे जिसके कारण फ्रेंच का जो लेसन, फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो वहाँ चेंज करा के जर्मन कर दिया जाता है, जिससे वहाँ के लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं। वो एक फ्रेंच होने के बावजूद भी फ्रेंच ना तो लिख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ही दुखी की बात थी और वो आज के बाद से कभी फ्रेंच पढ़ भी नहीं पाएंगे। वो इसी के लिए आज उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जो लैंग्वेज है वो कितनी कीमती है और उन्हें अपनी लापरवाही के लिए भी खेद हो रहा था कि उन्होंने ये लेसन इतनी केयरफुली क्यों नहीं पढ़ा। तो ये इसका आंसर हो सकता है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन के अंदर में ही है। फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन? फ्रेंच ने ऐसा क्यों सोचा और इसका क्या मीनिंग था कि क्या फ्रेंच की कि पिजन्स को भी जर्मन में गाने को मजबूर किया जाएगा? फ्रेंच जो था वो बहुत ही अपसेट था कि उसे फोर्सफुली और इम्पोजिशन उसे जर्मन लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा अपने नेशन अल्सेक और लॉरेन में। He realized that it was going to be a loss of freedom. वो उससे रियलाइज़ हो रहा था कि उसने अपने फ्रीडम खो दिए हैं और इसीलिए उसने ऐसा सोचा कि क्या पिजन्स को भी जर्मन की लैंग्वेज में गाने को मजबूर किया जाएगा। एंड ये दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।